हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। या दोस्तों, पर्टिकुलरली आज के इस लेक्चर में हम लोग इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे एंड देन इसके जो कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। राइट, सो हैव वी स्टार्ट दिस वीडियो। वेल, जब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का तो सेंस यही आता है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडिंग ऑल सॉवरेन स्टेट्स इन द वर्ल्ड। राइट, वेल, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक जो इसका मोटिव था, एम जो था, दैट इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योर द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। राइट, सो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द ईयर 1945, पर्टिकुलरली 24 ऑफ अक्टूबर 1945। राइट, सो पहले एक छोटा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। उसकी जो स्टोरी थी, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है एंड देन 1920 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, दोबारा रिवाइव करने के लिए लीग ऑफ नेशंस को स्टैब्लिश किया गया था। वेल, बाय द टाइम कुछ 20 साल के अंदर अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोबारा शुरू हो जाती है। इसके वजह से लीग ऑफ नेशंस फेल हो जाता है अपने मोटिव में। तो लीग ऑफ नेशंस को सक्सीड करने वाला ये दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उभर कर सामने आता। तो ये सक्सेसर है, अल्टीमेटली कह सकते हो आप। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ओरिजिन क्या है, कैसे ये स्टैब्लिश हुई। तो इस बारे में कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए। राइट, सो सबसे पहले जो उभर कर मामला सामने आता वो होता हमारा अटलांटिक चार्टर। 1941 में अगस्त 1941, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल एंड यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर रोजवेल्ट, ये एक किसी बैटल शिप में मिलते हैं अटलांटिक ओशन में कहीं पर। राइट, सो वहां पर ये कुछ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर कुछ बातचीत करते हैं, जिसे हम लोग अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। सो दैट वाज अटलांटिक चार्टर। नाउ नेक्स्ट टू दिस हमारा आता है दोस्तों वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस। ये होता हमारा 1942 में वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर नेम यूनाइटेड नेशंस को कहीं ना कहीं डिवाइस किया गया था बाय प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। राइट, वेल, इसके बाद यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन भी कहते हैं इसको। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा मॉस्को डिक्लेरेशन। यहाँ दोस्तों, मॉस्को डिक्लेरेशन होता है ये 30 अक्टूबर 1943। यहाँ पर जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं यूएसए एंड यूएसएसआर के, राइट, ब्रिटेन, चाइना, जितने भी बड़ी कंट्रीज थी वो यहाँ पर मॉस्को में मिलते हैं डिक्लेरेशन। और इस यहाँ पर जिन बातों को डिक्लेयर किया जाता है, राइट, सो मैनिफेस्टो के बारे में बताया जाता है, सो ये कहते हैं हम लोग मॉस्को डिक्लेरेशन। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये होता है तेहरान डिक्लेरेशन। तो तेहरान भी एक जगह का नाम है। वेल, मॉस्को यूएसएसआर में ही है। इसके बाद जो तेहरान है, तेहरान में भी रोजवेल्ट एंड स्टालिन वो मिलते हैं कॉन्फ्रेंस में और डिस्कस करते हैं अबाउट द वॉर एंड अनाउंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट पीस इन द वर्ल्ड आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। वेल, तो ये था तेहरान डिक्लेरेशन। उसके बाद आता है दोस्तों डम्बरटन ओक्स कॉन्फ्रेंस, 1944 में होता है। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना, यहाँ पर 21 अगस्त टू 24 सितंबर 1944 में ये लोग मीटिंग करते हैं। राइट, एंड एट दिस कॉन्फ्रेंस ड्राफ्ट ऑफ द यूएन चार्टर वाज फॉर्मुलेटेड। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर यूएन चार्टर जो थी उसको फॉर्मुलेट किया जाता है 24 सितंबर 1944। इसके बाद आता है दोस्तों फाइनली हमारा सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। यहाँ दोस्तों, तो डेलिब्रेशंस यहाँ पर स्टार्ट होती है एट सैन फ्रांसिस्को इन अप्रैल 1945 टू फाइनलाइज द यूएन चार्टर। यहाँ पर सब कंट्रीज, जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज थे, कुछ 50 कंट्रीज ने अटेंड किया था इस कॉन्फ्रेंस को। राइट, यहाँ पर यूएन चार्टर पर साइन किया गया था पार्टिसिपेटिंग नेशंस ऑन 26 जून, द लास्ट डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो पोलैंड वाज अलाउड टू साइन ऑन 15 अक्टूबर 1945। वेल, दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। सो यहाँ पर जितने भी लोग जो है, मतलब जितने भी कंट्रीज है, बड़े बड़े कंट्रीज, इसमें इस चार्टर में साइन करते हैं एंड अल्टीमेटली 24 अक्टूबर जो है इस डे को यूनाइटेड नेशंस डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। राइट, सो 1945 24 ऑफ अक्टूबर, ये इस तरीके से दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ अब इसके बाद पर्टिकुलरली मैं बता देता हूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है।
इसका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी जो कि यूएसए में है, राइट। सो इसका जो फ्लैग है, द फ्लैग इज लाइट ब्लू इन कलर एंड पोर्ट्रेड इन वाइट, इन इट्स सेंटर इज द यूएन एम्ब्लेम, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ पर बेसिकली अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, राइट। सो ये था बेसिकली इसकी कॉम्पोजिशन। अब बेसिकली दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस स्टार्टेड फंक्शनिंग विद 51 नेशंस एज द ओरिजिनल मेंबर्स, लेकिन एट प्रेजेंट कहा जाता है 193 मेंबर्स इसमें शामिल हो गए, सभी के सभी कंट्री। इन 2011 द रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान हैड joined the United Nations as the 193rd member. Well, ये यूएनओ बेसिकली 111 क्लॉजेस को कंटेन करता है दोस्तों। सो यहाँ पर अब बात करेंगे पर्टिकुलरली इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, राइट, एंड इसके पर्पस के बारे में। तो प्रीएम्बल एंड आर्टिकल 1 जो है चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, राइट, इसमें कुछ बातों को कहा गया है, जैसा कि टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ वॉर, राइट। दूसरा हो सकता है दोस्तों टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर रिमूवल ऑफ थ्रेट्स ऑफ टू द पीस। तीसरा होगा दोस्तों टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस एंड टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चार्टर, राइट, cultural character. Well, to establish conditions under which justice and respect for international law and international treaties can be maintained. So इस तरीके से बहुत सारी बातें की गई। टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ एंड लार्जर फ्रीडम। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने, रिवाइव करने और फोस्टर करने के बारे में बात की जा रही है, राइट, एंड पर्टिकुलरली कोऑपरेशन के बारे में बात की जा रही है, अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की जा रही है, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सबकी तरक्की के बारे में बात की जा रही है, राइट। सो ये था हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स। सो नाउ नेक्स्ट टू दिस हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में। वेल, इसके कंपोजिशन या फिर प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस एंड अ सेक्रेटेरिएट, ये शामिल होंगे, इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। वेल, जनरल असेंबली के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं तो जितने भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के वो सभी के सभी जनरल असेंबली के भी मेंबर्स होंगे। तो जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है ये हर साल सितंबर के महीने में होती है एक बार, राइट। सो बेसिकली यहाँ स्पेशल सेशन जो होता है वो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा कहीं ना कहीं हेल्ड किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर एक सेक्रेटरी जनरल भी होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि दोस्तों के जिस तरीके से पार्लियामेंट होता है, राइट, तो हर नेशन का एक पार्लियामेंट जो होता है उसी तरीके से ये इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ये इसका पार्लियामेंट है, इस तरीके से कह सकते हैं आप, राइट। Well, as the most important part of this international organization, इसके कुछ important functions भी थे। deliberative functions है, supervisory functions है, financial functions है, electoral functions, amending the UN charter, functions under uniting for peace resolution, ये सब शामिल है, right। इसके बाद जो important composition में शामिल किया जा सकता है दोस्तों वो है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। तो सिक्योरिटी काउंसिल को हम लोग एनफोर्समेंट और एग्जीक्यूटिव विंग भी कहते हैं दोस्तों, राइट। इसमें इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होता है मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। ये काउंसिल कंसिस्ट करती है 15 मेंबर्स में, राइट। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स होंगे, राइट, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होंगे। 5 जो परमानेंट मेंबर है जिसको बिग 5 भी कहते हैं हम लोग, उसमें आता है दोस्तों हमारा यूएसए, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन एंड चाइना, राइट। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द जनरल असेंबली बाय 2/3 मेजोरिटी फॉर अ 2-year टर्म, हर 2 साल के लिए। वेल, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। वेटो पावर के बारे में हमने सुना ही होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट कोई भी मामले होंगे, डिसीजन लिया जाएगा, अगर कोई भी एक नेगेटिव वोट डाल देता है तो उस मामले को पास नहीं किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेटो पावर। सो यहाँ इसके पास भी इन्वेस्टिगेटरी रोल, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ आर्म फोर्स, मिलिट्री एक्शन, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, इलेक्टोरल फंक्शंस, राइट। तो ये इसके कहीं ना कहीं इसके दायरे में आते हैं।
अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कंपोजिशन, वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, आईसीजे। वेल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर ipso facto parties to the statute और rule of the court। वेल, यहाँ इसकी जो कंपोजिशन मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट कंसिस्ट करती है 15 जजेस को लेकर, राइट। सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली के बाद ये सेपरेटली चूज करती है अपने 15 जजेस को। ऑफ दोज 15 जजेस who are chosen by a majority vote in both bodies are elected the judges of the court। Well, no two judges can be nationals of the same state। So ये कुछ अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से कैसे इनको इलेक्ट करना है वगैरह वगैरह। ये कोर्ट, द कोर्ट इज परमानेंटली इन सेशन एट द हेग इन द नीदरलैंड्स। तो इसका हेडक्वार्टर है हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। वेल, इसके भी अपने पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं, इसके भी कंपलसरी जुरिस्डिक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह। और इसके अलावा वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी ओपिनियन, कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इवॉल्विंग प्रोसीडर्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट, ये इनके जुरिस्डिक्शन में आता है। इसके बाद है दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 54 मेंबर्स है, राइट, इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गन, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। वेल, इसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको बनाया गया था टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 11 ट्रस्ट टेरिटरीज विच आर नॉट फुल्ली सेल्फ गवर्निंग, राइट। सो ट्रस्टीशिप काउंसिल वो सस्पेंड हुई थी 1994 में विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाव, द लास्ट यूएन ट्रस्ट टेरिटरी। वेल, इसके बाद है सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट comprises a secretary general and such other staffs as the United Nations may require, right। तो secretary general is appointed by the general assembly on the recommendation of the security council for a term of 5 years, right। So the then UN secretary general Mr. Kofi Annan and the United Nations, उन्होंने शेयर किया था सेंट्री नोबेल प्राइज पीस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड। वेल, इसके बाद अगर देखा जाएगा दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस इज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ही अज्यूम्ड ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2017, राइट। वेल, मैं बता दूं, इन्होंने बन की मून, जो कि इसके एक्स लास्ट प्रीवियस सेक्रेटरी जनरल थे, उनका नाम था बन की मून, उनको उन्होंने सक्सीड किया था। दैट मीन्स एंटोनियो गुटेरेस, जो कि अभी इसके करंट सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने अज्यूम किया ऑफिस 2017 में। वेल, टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज